Bismillahirrahmanirrahim. Let's proceed with another lecture. So now, अब यहाँ पे जो है वो हम जो चीज कवर करेंगे वो हम समझेंगे कि एक्सरे की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स तक हम ये कवर करते आए हैं कि एक्सरे एमिशन क्या होती है, कि भाई वैकेंसी जनरेट हुई, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन ने आके जो है उस वैकेंसी को फिल किया और उसके नतीजे में जब वो इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल में आके उसने वैकेंसी जब फिल की तो उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सरे क्वांटा रिलीज किया, ठीक है, और एक्सरे की जनरेशन हुई। लेकिन अब सेकंड केस ये है कि एक्सरे की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, यानी कि मतलब से फॉर एग्जांपल पिछला केस तो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट हुई, उसने इलेक्ट्रॉन आके हाई इलेक्ट्रॉनिक बीम की बम्बार्डमेंट हुई, उसने इलेक्ट्रॉन आके इजेक्ट किया इनर मोस्ट शेल से। अब अगर उस हाई इलेक्ट्रॉनिक बीम की जगह अगर प्राइमरी बीम ऑफ एक्सरे हो, जैसा कि फ्लोरेसेंस सोर्सेज के अंदर हमने पढ़ा कि फ्लोरेसेंस में यही होता है कि एक प्राइमरी बीम आके और एक सेकेंडरी एक्सरे बीम को जनरेट करती है। प्राइमरी बीम की बम्बार्डमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन उस प्राइमरी बीम को एब्जॉर्ब करता है, एज अ रिजल्ट वो इजेक्ट आउट होता है एब्जॉर्प्शन के बाद, या आउटर मोस्ट शेल में वो शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट वैकेंसी क्रिएट होती है और अपर लेवल से लोअर लेवल में आके इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करता है। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस फिनोमेना कि एक्सरे की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। तो जब भी हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन मींस के किसी भी जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करे और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर कोई चेंज आए, ठीक है। सो द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय मैटर। किसी भी मैटर में जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो वो कौन सा फिनोमेना फॉलो करता है? दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम पिछले लेक्चर्स में कवर करके आए हैं कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इट इज ऑब्जर्व व्हेन एन एक्सरे फोटोन, अब लाइट की जगह अगर वो एक्सरे फोटोन हो, वो एब्जॉर्ब करे एक इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? जाहिर सी बात है एक्सरे फोटोन। एक्सरे का फोटोन है तो वो हाईली एनर्जेटिक है, तो वो कोर लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कोर लेवल टू पार्टिसिपेट इन द एब्जॉर्प्शन, अब कंडीशन क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कोर, कोर का मतलब है कि इनर मोस्ट, इनसाइड, अंदर, बिल्कुल जो अंदरूनी हो, कोर, तह, तह जो कहलाता है ना किसी भी चीज के तह से, तो वो इलेक्ट्रॉन, एटम का तह कौन सा आता है? वो होता है बेस उसका इलेक्ट्रॉन, यानी इनर मोस्ट शेल, के शेल। तो के लेवल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कंडीशन क्या है कि उसकी जो एनर्जी जो आके उस यानी जो फोटोन उसके साथ आके इंटरेक्ट करता है, उसकी एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की अपनी बाइंडिंग एनर्जी जितनी हो या उससे ज्यादा हो। मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि के शेल में बाउंड हुआ है, तो जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, जितनी ताकत से वो वहां पे के शेल में स्पेस ऑक्युपाई करके बैठा है, तो वो एनर्जी जो आके इसको इजेक्ट आउट कर रही है वो यकीनन उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, या उस बाइंडिंग एनर्जी जितनी ही होनी चाहिए तभी वो इजेक्ट आउट हो पाएगा, ठीक है। तो अगर इफ द बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर, अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और इनकमिंग फोटोन या एक्सरे की एनर्जी कम है, तो इट विल नॉट एब्जॉर्ब, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द एक्सरे। वो उस इलेक्ट्रॉन जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके कंपैटिबल नहीं है, वो उससे कम है। जब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो इजेक्ट आउट भी नहीं होगा, जस्ट उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। बट इफ the binding energy of electron is less than the x-ray of x-ray, the electron may remove from the quantum level। फिर क्या होगा कि अगर एक्सरे की जो इनकमिंग एक्सरे है उसकी अगर एनर्जी ज्यादा है फ्रॉम द बॉन्डिंग एनर्जी, देन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और वो फिर क्या होगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। इन दिस केस द एक्सरे इज एब्जॉर्ब्ड। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि एक्सरे जो है, एक्सरे यहाँ पे कहा जा रहा है इनकमिंग फोटोन, यानी अटैकिंग एक्सरे जो है, प्राइमरी एक्सरे बीम, ठीक है, वो आके जब एब्जॉर्ब करेगा एंड एनी एनर्जी,
इन एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, एक तो उसके कंपेटेबल है तो भाई उस पूरी की पूरी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो गया। लेकिन अगर उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से भी ज्यादा है, सपोज बाइंडिंग एनर्जी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, और इनकमिंग एनर्जी जो आ रही है दैट इज आल्सो ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके खुद जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वो इनकमिंग फोटोन की एनर्जी या इनकमिंग एक्सरे की एनर्जी अगर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है और अगर इनकमिंग एनर्जी 75 है या 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो जो एक्सेस में एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, जो कि इजेक्टेड एटम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द एंटायर एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज पार्टीशन, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मींस के जो फोटो इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी है, और वो एनर्जी जो कि एक्सेस में उसने रिसीव की फ्रॉम द प्राइमरी एक्सरे सोर्स। The highest probability for absorption, highest probability या ideal probability क्या है कि absorption तब हो जब जो है वो energy of quantum, यानी जो energy जो incoming photon की energy है वो equal हो to the binding energy of the core electron। तो ये होती है ideal या जो है वो highest probability वाली condition कि दोनों मैच करें एक दूसरे के साथ। So अब यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ट्रेंड थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पे आप देखें स्पेक्ट्रा किस तरह से शो किया गया है एब्जॉर्प्शन का। एक्सरे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मैटर एंड द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। जाहिर सी बात है, जितना जिस नेचर का मटेरियल होगा वो उतनी ही उसी नेचर की एब्जॉर्प्शन करेगा, उतनी ही उसको एनर्जी चाहिए होगी एब्जॉर्प्शन में जाने के लिए, एक्साइटेशन में जाने के लिए। तो A particularity of X-ray spectra is appearance of sharp discontinuities। आप देखें डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, यानी एक क्या है, एकदम से अप हो जाता है शार्पली, फिर वो एकदम से डाउन हो जाता है शार्पली, और फिर एकदम से अप हो जाता है शार्पली। तो ये ट्रेंड हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस हैपेंस, ठीक है। इनको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन एजेस at wavelengths immediately beyond the absorption maxima। अब क्या है absorption maxima पे क्या होता है, absorption maxima वो maximum absorption जो के एक और इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल कंपेटेबल हो, वो absorption कहलाती है maximum absorption, ठीक है। तो the energy of X-ray quantum corresponding to that wavelength exactly matches, यानी उसके एग्जैक्टली मैच हो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द हाईएस्ट एनर्जी, यानी के इलेक्ट्रॉन को जितनी इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी जो है वो एक्सरे की हो, तो वो फिर कहलाती है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। अब यहाँ पे आप देखें कि अब इमीडिएटली बियॉन्ड दिस वेवलेंथ, जैसे ही अब वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आती है तो यहाँ पे शार्प आ जाता है इंक्रीज, और जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो खत्म हो जाती है उसके बाद फिर क्या होता है कि आफ्टर दैट ब्रिंग अबाउट द के इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन अकर, फिर उसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में फिर डिक्रीज आ जाती है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज पार्टीशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अब आप इस स्पेक्ट्रा को देखें, इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियली देखें आप इंक्रीज आ रही है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यानी एब्जॉर्प्शन हो रही है, अभी उस लेवल तक नहीं आई कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हो रही है, बिल्कुल पीक पे आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, यहाँ पे उस लेवल पे एनर्जी आ गई जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी फोर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। जब ये असेंडिंग ऑर्डर था, इंक्रीज हो रही थी, तो वो अभी इनसफिशिएंट थी। जब वो सफिशिएंट हुई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, एक शार्प चेंज आई, फिर सडन डिक्रीज आ गया इसके अंदर, क्योंकि अब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। अब सडन डिक्रीज आ गया, जब के से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, अब बारी आ रही है एल की। जब एल की बारी आएगी तो अब एल के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी, और इसी तरह से फिर जब एल की वो कंपेटेबल आएगी, तो यहाँ पे आप देखें कि ये एनर्जी के टर्म में ये
प्लॉट किया गया है, ये प्लॉट किया गया है वेवलेंथ के टर्म में, इसीलिए ये इस तरह से इसका ट्रेंड है और एनर्जी वाले का ट्रेंड अलग है। अब आप यहाँ पे देखें, पहले के दिखाया जा रहा है, फिर एल एंड देन एम। तो एनर्जी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, उतनी एनर्जी पहुंचे कि वो इलेक्ट्रॉन को आके इजेक्ट करे के में से, फिर शार्प डिक्रीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, यहाँ ये दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। ठीक है, फिर आ गई शार्प डिक्रीज, शार्प डिक्रीज हुई, अब के से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, अब बारी है कौन से लेवल की, एल की लेवल की। अब एल के लिए एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उतनी एनर्जी जब तक पहुंचे कि L1 में से इजेक्ट हो, एल की फिर सब लेवल्स हैं, L1, L2, L3। ठीक है, तो L1 की जब कंपेटेबल होगी तो फिर वो पीक अपीयर होगी, L1 में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फिर शार्प डिक्रीज, फिर जो है वो L2 में से, अब ये इसी ही L को यहाँ पे फोकस करके दिखाया गया है कि ये एनर्जी जब L1 है L तक पहुंचेगी, L1 तक, तो L1 का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फिर शार्प डिक्रीज आ गई, फिर अब L2 की बारी है, उसके लिए फिर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब L2 के कंपेटेबल हो गई, फिर शार्प डिक्रीज आ गई, फिर L3 के लिए एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब L3 पे उसने इजेक्ट किया, फिर जो है वो शार्प डिक्रीज आ गई। अब जब यहाँ पे L की तीनों लेवल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब बारी आ रही है M की, तो M के लिए और ज्यादा जो है वो एनर्जी हमें चाहिए, मतलब कि M की जो है वो एनर्जी लेवल कम है, तो यहाँ पे आप देखें कि एनर्जी K के बाद L की कम होती जा रही है, L के बाद M की कम होती जा रही है। तो फिर अब लेकिन M की लेवल तक पहुंचने के लिए वो आहिस्ता 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 जो है वो वहां पे जब पहुंचेगी, M में से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा, फिर सडन डिक्रीज आएगा और फिर बारी आएगी N की। तो ये इसी तरह से ट्रेंड चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो वाइस वर्सा है क्योंकि वेवलेंथ की टर्म में प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में और इसको क्लियरली देखेंगे कि अब यहाँ पे आप देखें कि होता क्या है कि दीज आर द कोर लेवल्स, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एमिशन को कंपेयर किया गया है कि एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से होती है और एक्सरे एमिशन किस तरह से होती है। पिछले लेक्चर्स में हम एक्सरे एमिशन करके आए हैं, इस लेक्चर में हम एक्सरे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो अब आप देखें कोर लेवल्स हैं, कोर लेवल का मतलब के जो है वो इनर मोस्ट लेवल, अब के लेवल कोर लेवल कहलाती है। ठीक है, तो अब के में जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे फोटोन जब आके उसके साथ उसकी कंपेटेबल होगी, जब उसके साथ उसकी एनर्जी कंपीट करके जो है वो उसको इजेक्ट आउट करेगी, तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद किस में चला जाएगा, अनऑक्युपाइड वैलेंस लेवल पे। किस में, अनऑक्युपाइड वैलेंस लेवल पे वो मूव आउट हो जाएगा, और अब यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई। अब यहाँ पे एमिशन का काम होता है, एक्सरे एमिशन, अब वो नियर बाय लेवल से वो इलेक्ट्रॉन आके उस वैकेंसी को फिल करे, एज अ रिजल्ट फिर जो है वो जो जितनी एनर्जी वो रिलीज आउट करेगा, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन की फॉर्म में जो है वो डिटेक्टर की तरफ जाएगी। यानी कि एब्जॉर्प्शन के अंदर एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब करके जो है वो अनऑक्युपाइड वैलेंस शेल में जाएगा, जबकि एमिशन के अंदर उस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन आएगा और नीचे डाउन आएगा, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जब वो रिलीज करेगा तो वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन। अब ये देखें वही एब्जॉर्प्शन का ट्रेंड आ रहा है, अब यहाँ पे भी देखें आप वेवलेंथ की फॉर्म में है। ठीक है, तो वेवलेंथ, अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया गया है, एक है जो है वो लेड और दूसरा है आपका सिल्वर। जो लेड है उसका एटॉमिक नंबर है 82, जबकि सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47। नाउ यू रिकॉल, हमने अभी पिछले लेक्चर में कवर किया कि मोजले जो है वो एटॉमिक नंबर का हमने 1914 में हमने कहा कि मोजले ने एक लॉ दिया कि विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर द फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी, लीनियर रिलेशनशिप है एटॉमिक नंबर का विद स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है विद एटॉमिक नंबर। तो अब आप देखें दो एटॉमिक नंबर हैं, one is the 82 and another one is the 74. 82 is for lead whereas 74 is for silver. अब आप देखें कि लेड और सिल्वर के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ट्रेंड किस तरह से डिफरेंट है। अब अगर हम लेड की बात करें जो कि ब्लू कलर में है, तो उसमें देखें के एल, L1, L2, L3 ये सारे के सारे बैंड अपीयर हो जाते हैं अप टू द वेवलेंथ ऑफ 1 की लेवल के अंदर, ये सारे के सारे इनके बैंड अपीयर हो जाते हैं। और जो इसका के बैंड है वो है 0 to 0.2 के दरमियान अपीयर होता है, जबकि सिल्वर का अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ
एंटायर रेंज के अंदर 1.2 तक सिर्फ और सिर्फ के ही बैंड अपीयर हो रहा है, वो जिसकी भी वेवलेंथ बहुत हाई है, मतलब के 0.4 to 0.6 के दरमियान वो अपीयर हो रहा है। अब लेड जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका के बैंड लोअर वेवलेंथ पे अपीयर हो रहा है, और वो जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका के बैंड हायर वेवलेंथ पे अपीयर हो रहा है। तो लोअर वेवलेंथ मतलब के हायर एनर्जी, और वो हायर एनर्जी किसकी है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई है। तो ये मोजले लॉ को फॉलो करता है कि विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर द एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो अब आप देखें यहाँ पे इंक्रीज हो रही है उसकी एनर्जी, वेवलेंथ शॉर्टर है मतलब हायर एनर्जी। अब ट्रेंड देखें अगर आप, तो दोनों में सेम ही है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है इनकमिंग फोटोन की, अंटिल वो वहां तक पहुंचे कि के में से इजेक्ट करे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, शार्प डिक्रीज आ गया, शार्प डिक्रीज आने के बाद अब बारी है एल की। तो एल के लिए वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज 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 until it reaches the L1 levels, electron eject out it, then sharp decrease, then again the wavelength increase and until it approaches to the level of the L2 electron, and then again the sharp decrease, and again there is a sharp increase to reach the level or the compatibility of the L3 electron, and then there is a sharp decrease. उसके बाद बारी आएगी L के बाद M की। अब K भी इजेक्ट हो गया, L भी इजेक्ट हो गया, तो ये इस तरह से। लेकिन अगर आप देखें सिल्वर के अंदर तो भी ट्रेंड वही है, इसके अंदर भी इसी तरह से इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, जब के जो है वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ, फिर शार्प डिक्रीज, एंड देन जो है वो एल के लिए इंक्रीज आ रही है। लेकिन क्या है कि दोनों को कंपेयर किया गया है टू जस्टिफाई द मोजले लॉ कि एटॉमिक नंबर किस तरह से इफेक्ट करता है ऑन द एब्जॉर्प्शन बैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज दिखाई गई है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसके बैंड्स लोअर वेवलेंथ पे आते हैं, मतलब हायर एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उनके जो बैंड्स हैं वो हायर वेवलेंथ यानी लोअर एनर्जी पे अपीयर होते हैं। तो जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम बियर्स लॉ को फॉलो करते हैं, हमेशा बियर्स लॉ हम नहीं भूल सकते, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा फॉलो करती है बियर्स लॉ को। और यू नो दैट द बियर्स लॉ, आपको अच्छे तरीके से बियर्स लॉ के बारे में पता होगा कि बियर्स लॉ क्या है और वो किस तरह से कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस स्लाइड के अंदर वही चीज एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे देखें एक और फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया है जो कि ऑगर इलेक्ट्रॉन है। आपको याद होगा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ऑगर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज दी ऑगर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे वही है, कंपेयर किया गया है ए बी एंड सी। ए के अंदर क्या है, प्राइमरी एक्सरे आया, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसके साथ कंपेटेबल हुई इसकी वेवलेंथ, तो उसने एब्जॉर्ब किया और वो फोटो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इजेक्ट आउट हो गया। अब जब इजेक्ट आउट हो गया यहाँ वैकेंसी जनरेट हुई, वो वैकेंसी जब जो है वो N2 यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल से इलेक्ट्रॉन आया तो उसने यहाँ पे आके वैकेंसी फिल की और रिजल्ट में एक फोटोन रिलीज आउट किया। अब ये जो फोटोन है जो इसने रिलीज आउट किया, ये समटाइम्स फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी नियर बाय इलेक्ट्रॉन, बजाय कि वो डिटेक्टर के पास जाए और एक्सरे की फॉर्म में वो डिटेक्ट हो। क्या होता है कि वो उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो समटाइम्स कंपेटेबल हो जाती है विद एनी नियर बाय इलेक्ट्रॉन। तो जब वो उसकी वेवलेंथ, अब यहाँ पे आप देखें कि वो जो फोटोन रिलीज हुआ उसकी वेवलेंथ नियर बाय इलेक्ट्रॉन के कंपेटेबल थी। जब उसकी वेवलेंथ उसके कंपेटेबल हो जाएगी तो वो फौरन से उसको एब्जॉर्ब करके खुद जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बजाय कि वो फोटोन एक्सरे की फॉर्म में डिटेक्टर की तरफ जाए, वो फोटोन भी एब्जॉर्ब हो जाता है किसी और नियर बाय इलेक्ट्रॉन से। तो उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन या ऑगर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कि हम ज्यादा क्लियरली इस वीडियो की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑगर इफेक्ट या ऑगर प्रोसेस क्या होता है। Will be in this is my photon, so whenever this photon is come then it will be interact with the atom and
this photon having high energy, so it will penetrate through the atom, and it will be interact with the one of the orbital electron of the atom. Now in this example, I take this photon will be interact with the K shell electron. So after it interact with the K shell electron, the energy is absorbed by this K shell electron, resulting in the emission or ejection of the electron from the K shell. So it will result in the creation of the vacancy in the K shell. After the vacancy is created in the K shell, the atom become unstable. So to make atom stable, the electron from the upper shells like L shell will fall into this K shell. By doing this, the energy difference between the K shell and L shell will appear as a characteristic X-ray. Now you will be see here that this characteristic X-ray is emitted when electron is fall from the L shell to K shell. This is the K characteristic X-ray. Now instead of going out of the atom, this characteristic X-ray is absorbed by one of the orbital electron of the atom. Now here you will see that this characteristic X-ray is absorbed by the M shell electron. When this characteristic X-ray is absorbed by this M shell electron, then resulting in the ejection of this M shell electron. Now this ejected electron is called Auger electron. So Yes, so I hope that you have easily understood about the Auger electron. So this is all about this lecture.